नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके थे, करते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने उत्तराधिकार का चयन कर लेना चाहिए। देखिए, आज फिर नीतीश कुमार ने एक फैसला किया है, उनकी मर्जी से निर्णय हुआ है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। बात चाहे सरकार की हो, बात चाहे नौकरियों की हो, बात चाहे पार्टी जेडीयू की हो, जितने कमजोर कलपुर्जे हैं, जो ढीले हैं, उन्हें टाइट करने में लगे हुए हैं। आज क्या खबर आई, सुबह से खबर आ रही है, पिछले 2 दिनों से चर्चा थी। मनीष वर्मा, एक आईएएस प्राधिकारी, जिन्होंने बीआरएस लिया नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए, मूलतः नालंदा के रहने वाले हैं, जाति से कुर्मी हैं। कहने वाले कहते हैं नीतीश कुमार के दूर के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन यह प्रमाणित नहीं है। उड़ीसा कैडर के आईएएस बिहार में प्रतिनियुक्ति पर थे और जब वापसी की बारी आई तो उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हासिल कर ली। इसके बाद नीतीश कुमार के परामर्शी बने, अभी आपदा प्रबंधन के सदस्य थे, लेकिन इससे बड़ी भूमिका में वे मुख्यमंत्री के साथ थे। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि जो जेडीयू का इकोसिस्टम था, वो चाहे जिस तरीके का प्रचार का हो, प्रबंधन का हो, उसकी चाबी मनीष वर्मा के पास थी। और जीविका दीदी, जो नीतीश कुमार का बल है, उसके भी पीछे, पर्दे के पीछे उसका संचालन कैसे होगा, उसका सुदृढ़ीकरण कैसे होगा, मनीष वर्मा ही है। तो आज मनीष वर्मा, जिन्होंने आईएएस की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, फिर परामर्शी बने, आपदा प्रबंधन में सदस्य बने, उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। और यह खबर पक्की है कि कल 9 जुलाई को वे जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है। संजय झा रहेंगे कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, विजय कुमार चौधरी रहेंगे और उमेश कुशवाहा रहेंगे। इसके साथ ही यह बात भी चल पड़ी है कि मनीष वर्मा को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है। क्या जिम्मेवारी मिल सकती है? नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। यह जिम्मेवारी कभी नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को दी थी। वे भी मनीष वर्मा की तरह ही आईएएस प्राधिकारी थे। जब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बने थे तो उनके साथ जुड़े थे, यूपी कैडर के, और बाद में उन्होंने भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, फिर वे अपनी मर्जी से मंत्री बन गए। इसके बाद नीतीश कुमार से उनका रिश्ता टूट गया। बीच में खबरें यह भी आ रही थी कि आरसीपी सिंह की वापसी होने वाली है, लेकिन आज जिस तरीके से मनीष वर्मा का फैसला हुआ है, वे कल पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, इन कयासों पर विराम लगता दिख रहा है कि आरसीपी सिंह अब वापस आएंगे या बुलाए जाएंगे, क्योंकि मनीष वर्मा नए मिल गए हैं। और यदि हम उत्तराधिकारी की बात करें, देखिए नीतीश कुमार के बारे में पता करना, जानना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी आरसीपी सिंह उत्तराधिकारी बन रहे थे, प्रशांत किशोर भी हमें और आपको याद है कि उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था, मंत्री का दर्जा दे दिया गया था, नंबर 2 कहा जाने लगा था। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने यह कहना शुरू किया कि बिहार में 2015 में महागठबंधन को मिली जीत मेरी जीत है, नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया है, तो बात बिगड़ गई। और नीतीश कुमार की सेहत हम आप सभी समझते हैं, लेकिन इधर के दिनों में वे फिर से फुर्तीले दिखाई पड़ रहे हैं। 2 दिनों पहले उन्होंने जिस तरीके से रुपौली में भाषण किया उपचुनाव के प्रचार के दौरान, और जिस तरीके से इधर के दिनों में वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बीच में ऐसा वक्त भी आया कि जब मिलने का वक्त मांगा जाता था तो मिलने का वक्त नहीं मिलता था और इसके पीछे कई तरीके की चर्चाएं हो जाती थी। लेकिन आजकल नीतीश कुमार फोन पर भी उपलब्ध हो जाते हैं और वे बहुत कुछ फोन पर ही बता देते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मनीष वर्मा का फैसला, क्या हम यह माने कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चयनित कर लिया है? क्या हम यह माने आरसीपी सिंह की जगह
एक नए मनीष वर्मा का अवतार हो गया है और पार्टी में जैसा हमने कहा कि इकोसिस्टम के तहत हमने चुनाव के पहले भी देखा कि वे जिलों में जा रहे थे, जेडीयू के संगठन से जुड़े लोगों से बातचीत कर रहे थे और तमाम भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन अब तो खुली राजनीति होगी, कोई संकोच नहीं और बात नीतीश कुमार की होगी, बात जेडीयू की होगी। अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष और मनीष वर्मा यदि राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाए जाते हैं तो नंबर 3। अजीत जी। देखिए, मनीष वर्मा अब उस इकोसिस्टम के हिस्सा है और वो कई वर्षों से हैं, 2012 से हैं वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा। जब वो बिहार में आए थे और बतौर कलेक्टर वो पटना में रहे और पूर्णिया में रहे, बिहार में जब वो आकर के काम करने लगे तब से वो नीतीश कुमार के सिस्टम का हिस्सा है। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर वो नीतीश कुमार और उनकी सरकार की तरफ से जो काम दिया जा रहा था वो करते रहे और उन्होंने 2018 में वीआरएस ले लिया। तो वीआरएस लेने के बाद भी अब उनको 6 साल हो गए हैं उस सिस्टम में काम करते हुए, नीतीश कुमार के सिस्टम में काम करते हुए। तो वो राजनीति के लिए नए नहीं है और न नीतीश कुमार की का जो विजन है गवर्नेंस का उसके लिए नए है। वो नीतीश कुमार गवर्नेंस को के विजन को भी जानते हैं, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को भी जानते हैं और जनता दल यू की जो राजनीति है उसको भी जानते हैं। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की जो राजनीति है उसको भी जानते हैं और जो अपोजिशन पार्टी के साथ जिस तरह से लड़ाई लड़नी है, जो मोर्चा लेना है, वो उसके बारे में भी जानते हैं। मतलब जो बिहार का या बिहार के पूरी पॉलिटिक्स के जो नुआंसेज होते हैं उनको वो समझते जानते हैं बहुत बारीकी से और गवर्नेंस को तो जानते ही समझते हैं वो। तो वो नए नहीं है। ये बात ऐसा अगर कहा जाता है या अपोजिशन की तरफ से ये सवाल उठेगा कि कहीं से खोज के ले आते हैं नीतीश कुमार, इसी तरह से किसी को पार्टी संगठन में पद दे देते हैं। नए तो है ही नहीं। पहले प्रशासन और शासन प्रशासन में इसमें भी उनका मतलब मत चलता था, कौन कहां पदस्थापित होगा, कौन कहां पदस्थापित नहीं होगा, मतलब प्राधिकारियों का परफॉर्मेंस क्या है। देखिए आज की तारीख में भले ही दीपक प्रसाद सबसे पावरफुल हैं, चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए, फिर मुख्यमंत्री ने अपने साथ रख लिया, लेकिन मनीष वर्मा की भूमिका शुरू से जब से वे मुख्यमंत्री के साथ जुड़े उनकी भूमिका, और चाहे बिहार के जितने आईपीएस हो आईएएस हो सभी जानते हैं कि मनीष वर्मा क्या चीज है। हाँ, तो वो पूरे सिस्टम के लिए नए नहीं है, वो गवर्नेंस के बारे में भी जान रहे हैं, हमने जो कहा पॉलिटिक्स के बारे में भी वो जान रहे हैं। तो वो नया होने का आरोप उन पर नहीं लग सकता है, बाहरी होने का भी आरोप नहीं लग सकता है। देखिए, ये जब उत्तराधिकारी के चयन की बात आती है तो कुछ चीजों का, जो बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है। जो उड़ीसा में डिजास्टर हो गया नवीन पटनायक के साथ, उन्होंने भी अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आईएएस अधिकारी थे और संभवतः मनीष वर्मा के बैच के ही हैं, 2000 बैच के ही वो भी आईएएस अधिकारी हैं, या 2000 बैच के 2002 के वीके पांडियन। उनकी चर्चा शुरू हो गई कि वो नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन चूंकि वो तमिलनाडु के थे तो वो दाव उल्टा पड़ गया। तो मनीष वर्मा के साथ वो स्थिति भी नहीं है, वो बाहरी भी नहीं है और वो नए भी नहीं है। उड़ीसा काडर में थे, जिस तरह से आरसीपी उत्तर प्रदेश काडर में थे, तो ये उड़ीसा काडर के थे लेकिन नालंदा के रहने वाले हैं। कास्ट का इक्वेशन जो होता है उसमें फिट बैठते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, अब रिश्तेदार हो या नहीं हो नीतीश कुमार के, लेकिन कुर्मी जाति से आते हैं। तो ये सारी चीजें जिसको बोलते जो सारे बॉक्सेज चेक करने की बात होती है, वो सारे बॉक्सेज जो है चेक किए हुए हैं, सब में सही का निशान है। वो कुर्मी है, वो आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं, वो नालंदा के रहने वाले हैं और पिछले 12 साल से बिहार में है। 2012 से वो बिहार में अपनी सेवा दे रहे हैं। और ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ी बात होती है किसी भी आईएएस अधिकारी के लिए कि वो सिर्फ 18 साल की सेवा देकर के और वीआरएस ले ले। लोग ऐसा करने वाले कम होते हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है या जिनको ये भरोसा होता है कि जिस राजनीतिज्ञ के साथ वो जुड़ रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस उनके ऊपर है, तभी लोग वीआरएस लेते हैं। नहीं तो लोग नौकरी समाप्त होने का इंतजार करते हैं, या नौकरी 6-8 महीने बची रहती है, 20 साल पूरा हो जाए इसका इंतजार तो कम से कम 20 साल, बिल्कुल कम से कम 20 साल पूरा हो जाए कि पेंशन बहाल हो जाए। तो ये तो पुराने पेंशन स्कीम वाले हैं, 2000 बैच के हैं, तो वो उन्होंने उसका भी इंतजार नहीं किया कि 20 साल हो जाए तो पेंशन बहाल हो जाए। जब 2018 में लौटने की बारी आई तो उन्होंने वीआरएस ले लिया, शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेकर के, और उसी समय उनको नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्य बना दिया। तब वो 5 साल का एक उनका कार्यकाल था, वो जो उनका आदेश जारी हुआ उसके हिसाब से। और उसके बाद 2022 में आपको ध्यान है, जब अतिरिक्त एक सलाहकार का पद सृजित किया गया नीतीश कुमार के लिए, मुख्यमंत्री सचिवालय में एक अतिरिक्त सलाहकार का पद सृजित किया गया और मनीष वर्मा को उस पर अपॉइंट किया गया।
तो बतौर सलाहकार वो गवर्नेंस में, सरकार के कामकाज में सलाह देते थे, और साथ ही पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के साथ भी जो कोऑर्डिनेशन का काम था मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री सचिवालय का, वो काम भी वो देख रहे थे। देखिए ये बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अभी प्रधानमंत्री का भी जो सलाहकार लोग हैं, उन सलाहकारों में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को छोड़ दीजिए, पीके मिश्रा को, तो जो सलाहकार लोग हैं, चाहे वो अमित खरे हो या तरुण कपूर हो या दूसरे जितने सलाहकार हैं उसमें, उन सलाहकारों में सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन देखता है, जी। जिसको पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन का काम दिया जाता है कि पार्टी के साथ पीएमओ का कोऑर्डिनेशन कौन करेगा। इसी पार्टी के साथ सीएमओ का जो कोऑर्डिनेशन करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो जाता है उस सीएम के सिस्टम में। तो वो काम देख रहे थे मनीष वर्मा। तो इस लिहाज से वो बड़ा स्मूथ सेलिंग होगी, वो आके पार्टी अगर ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें उनको संगठन महासचिव का पद दिया जाता है, तो उनके लिए ये बहुत आसान होगा उसको संभालना। उसमें जी। उनको दिक्कत नहीं होगी कामकाज करने से, क्योंकि वो परिचित है, उनके लिए वो एलियन नहीं है सिस्टम, वो सिस्टम से परिचित है, तमाम नेताओं से परिचित है। अब है कि वो उत्तराधिकारी हैं या नहीं है। बिल्कुल। असली चीज तो ये है कि पार्टी में तो ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए संगठन महासचिव हो गए, कई महासचिव हैं, जैसे प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं दिल्ली में, और वो उनका एक जिम्मा है जो वो निभाते हैं, वो भी महासचिव होकर के क्या काम करेंगे वो तय हो जाएगा। लेकिन उत्तराधिकारी हैं या नहीं है। जी। अगर उत्तराधिकारी हैं तो दूसरा सवाल है ज्ञानेश्वर जी कि क्या नीतीश कुमार के पास इतना समय है कि वो जेडीयू के पूरे इकोसिस्टम में और बिहार के 14 करोड़ मतदाताओं के बीच अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मनीष वर्मा को स्थापित कर दें। जी, बड़ा ये सवाल सवाल है। ये उत्तराधिकारी अगर वो बना दिए जाते हैं, अघोषित ही रहते हैं, मान लीजिए अभी घोषित नहीं किया जाता है, क्योंकि घोषित करने के बड़े खतरे होते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव के पहले मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, अपने भतीजे को, और बीच चुनाव में उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। जैसे उत्तराधिकारी कोई पद होता हो पुराने जमाने में, जैसे राजा का वो, जैसे अभी ब्रिटिश सिस्टम में होता है क्राउन प्रिंस कौन होगा, तो प्रिंस पहले से तय होता है कि ये वाला प्रिंस जो है, 6 प्रिंस है उसमें से ये वाला प्रिंस जो है वो बनेगा राजा। तो उस तरह का उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित कर दिया आकाश आनंद को, लेकिन बीच चुनाव में उत्तराधिकारी पद से हटा दिया, अब फिर से उनको उत्तराधिकारी बनाया है। तो घोषित करने के खतरे होते हैं घोषित उत्तराधिकारी रखने के। तो मान लीजिए कि अघोषित उत्तराधिकारी रहते हैं, लेकिन तमाम तरह के मैसेजेज से और उनकी गतिविधियों से ये एस्टैब्लिश करना होगा कि हाँ ये सक्सेसर है नीतीश कुमार के बाद, ये पार्टी संभालेंगे। तो उसके लिए उतना समय और उतनी स्थितियां अभी हैं अनुकूल नीतीश कुमार की कि वो उनको एस्टैब्लिश करा सकें। और उसका क्या तरीका होगा, क्या नीतीश कुमार उनको लेकर के पार्टी संगठन में उनकी उस तरह की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो आए दिन मीडिया में दिखें, पब्लिक के बीच जाएं, सभाएं करें, संगठन का निर्माण करें। जिस तरह से आरसीपी सिंह को हम लोगों ने देखा था कि जिले का पूरा संगठन उनका बनाया हुआ था, सारे जो जिलाध्यक्ष थे और जो महासचिव होते थे, जो पदाधिकारी होते थे, उन सबको हैंडपिक करते थे आरसीपी सिंह, उनका चुना हुआ व्यक्ति था। और ये बड़े दिन तक ये चर्चा चलती रही कि किसी समय वो तख्ता पलट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल हो गए संगठन में। खैर वो जब तक नीतीश कुमार है, सक्रिय है, तब तक तो कोई नहीं कर सकता है तख्ता पलट। तो क्या उस तरह की भूमिका मनीष वर्मा की होगी कि संगठन बनाए, वो संगठन के पदाधिकारियों का चयन करें, तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं वो महासचिव हो, दूसरे पदाधिकारी हो, वो अपने हिसाब से हैंड पिक करें, उनकी नियुक्ति करें, सरकार के साथ पार्टी का कोऑर्डिनेशन देखते हुए पब्लिक फेस भी बने। ये अगर हो जाता है, अगर अगले कुछ दिन में ज्ञानेश्वर जी ये देखने को मिलता है कि मनीष वर्मा पब्लिक फेस भी हो गए, नहीं, ये बात देखने को मिली है कि देखिए इस फैसले के पहले नीतीश कुमार, देखिए प्लान तो बहुत पहले से होगा, और 2018 में जब मनीष वर्मा ने यह फैसला कर लिया था कि बीआरएस हम ले रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, हम पिछले कई महीनों से देख रहे थे कि नीतीश कुमार के कहने पर मनीष वर्मा जिलों की यात्राएं कर रहे थे, वहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ और जो बूथ कमेटी है उनके साथ वो संवाद कर रहे थे। तो यह सिलसिला जारी था। और देखिए नीतीश कुमार ने कई चीजें और स्पष्ट कर दी है। पिछले 1 महीने से क्या चर्चा चल रही थी, हम लोगों ने ही इसे स्पष्ट किया था। जब दुनिया कह रही थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री करा रहे हैं, तो हमने और आपने कहा कि नीतीश कुमार ये काम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जिस परिवारवाद के खिलाफ जाने जाते हैं, वह अंतिम वक्त में ऐसा फैसला कर अपना सब कुछ खत्म नहीं कर लेंगे। और फिर देखिए बिहार की सियासत, जातीय राजनीति, देखिए लव कुश की चर्चा बहुत हो रही थी।
उपेंद्र कुशवाहा भी, भगवान सिंह कुशवाहा भी, उमेश कुशवाहा भी, सम्राट चौधरी भी, संतोष कुशवाहा भी, सुनील मेहता भी, विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा भी। लेकिन जो लब है, उसमें नीतीश कुमार के बाद कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा था कि किसे आगे ले जाया जा रहा है, कौन राजनीति करेगा, नहीं करेगा। तो बिल्कुल विकल्पहीनता की स्थिति थी। तो नीतीश कुमार को भी यह बात में समझ में आई कि नहीं, किसी ना किसी को तो आगे लाना पड़ेगा। और जैसा हम कहते हैं, आप भी जानते हैं कि बिहार में कुर्मियों का कुर्मिस्तान तो नालंदा ही है, तो नालंदा से ही लाना होगा। मनीष वर्मा की चर्चा होती रही कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से कौशलेंद्र कुमार पर ही भरोसा किया, तो मनीष वर्मा को लेकर आ गए। तो लब और कुश, लब में जो वैकेंसी दिखाई पड़ी थी उसे भरने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने, लेकिन आरसीपी सिंह भी याद हैं, और आरसीपी सिंह कहां चले गए यह भी हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस अज्ञातवास में है। और भाजपा ने भी उनके साथ क्या व्यवहार किया, जो आप कहते हैं कि नीतीश कुमार के दुश्मन न बीजेपी में न आरजेडी में सुख की चैन, सुख की नींद सो सकते हैं। पता नहीं नीतीश कुमार कब आ जाए और फिर क्या हो जाए। तो आरसीपी सिंह का अज्ञातवास, तो ये जो लवकुश वाली राजनीति थी, इसमें भी विकल्पहीनता की स्थिति थी, जिसे नीतीश कुमार ने भरने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये एक तरह से उन्होंने तय कर दिया कि नेतृत्व उनका उत्तराधिकारी लव ही होगा, कोई कुर्मी ही होगा। कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई कुर्मी ही होगा। ये एक तरह से अब उन्होंने, पहले जब आरसीपी सिंह को आगे कर रहे थे तब भी ये लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आरसीपी सिंह बनेंगे। जी। तो अब क्या है, अब जो सबक मिला आरसीपी सिंह के मामले से, उसकी वजह से बहुत सावधानी से और बहुत फूंक फूंक कर नीतीश कुमार कदम उठा रहे हैं। ये जो दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, वो वाली स्थिति देखने को मिल रही है। नहीं तो मनीष वर्मा की चर्चा काफी दिन से होती रही है। मनीष वर्मा पहले चुनाव लड़ चुके होते, मनीष वर्मा को राजनीतिक जिम्मेदारी पहले मिल चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा है कि आरसीपी सिंह मामले से कुछ सबक लेकर के नीतीश कुमार ने इस मामले में स्पीड थोड़ी कम कर दी है, और एक एक कदम सोच सोच करके और छोटे कदम उठा रहे हैं, स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं वो। जैसे इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि मनीष वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है या सीधे अध्यक्ष ही बनाया जा सकता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन नीतीश कुमार ने वो भी नहीं किया। वहां उन्होंने ये जल्दीबाजी नहीं की कि वो भी, उसके पीछे भी कारण आरसीपी सिंह वाला अनुभव था। तो उस अनुभव से सबक लेकर के उन्होंने स्मॉल स्टेप्स लिए हैं। समय इंतजार किया उन्होंने, 6 साल तक लगातार नीतीश कुमार के साथ काम करने के बाद एंट्री हो रही है पॉलिटिक्स में, और संगठन महासचिव होंगे। और जो आपने कहा कि जिले जिले का दौरा किया है उन्होंने चुनाव के समय में, चुनाव के समय देखिए वो कैंपेन भी संभाल रहे थे, पर्दे के पीछे से वो कैंपेन भी संभाल रहे थे। अब जरूरत पब्लिक फेस बनने की है, पब्लिक फेस बनने की है, कि जनता आपका चेहरा पहचानना शुरू करे। जो आरसीपी सिंह में भी समय लगा था, लेकिन जनता चेहरा पहचानने लगी थी। अब इनको पब्लिक फेस बनना है। पब्लिक और ये जो पार्टी और गवर्नमेंट का के बीच का फेस तो होंगे ही वो, लेकिन अब पब्लिक फेस बनना होगा। मीडिया में आएंगे वो, उनके चेहरे दिखे, उनका चेहरा दिखेगा, इंटरव्यूज होंगे, वीडियोज आएंगे, ये पब्लिक फेस बनना होगा, ताकि जो लोग नीतीश कुमार को मानने वाले लोग हैं, खासतौर से जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं और जो महिलाएं हैं, उनको पता चले कि नीतीश कुमार की तरफ से कौन व्यक्ति आ रहा है और वो मनीष वर्मा है। मनीष वर्मा की क्या खूबियां हैं ये बताई जानी चाहिए। मतलब ये एक प्लेस करने की बात होती है, वो एक बिहार की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल स्फीयर में इनको प्लेस करना होगा मनीष वर्मा को, क्योंकि जितना लंबा करियर हो गया ये है उनका अधिकारी के तौर पर और पर्दे के पीछे से पार्टी के साथ काम करते हुए, लेकिन राजनीति में जो जनता के साथ कनेक्ट और उसकी पहचान का जो आइडेंटिटी होती है, उसकी जनता का नेता होने की जो आइडेंटिटी होती है, वो भी एक जरूरी आइडेंटिटी होती है। वो बनाना जरूरी, उसकी जरूरत होती है बनाने की। वो अभी बिहार जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट में और पॉलिटिकली बहुत जागरूक राज्य में, तो वो करना होगा। इनको उत्तराधिकारी घोषित नहीं करना चाहिए है। घोषित उत्तराधिकारी, हमने जैसा कहा, उत्तराधिकारी घोषित करने के बड़े खतरे होते हैं और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। फिर इनको प्लेस करके और उस जगह से, वो भी एक डिजास्टर हम लोगों ने देखा प्रशांत किशोर के मामले में, वो भी उत्तराधिकारी घोषित हो गए थे और देखिए कैसा डिजास्टर हुआ कि वो पार्टी से ही बाहर हो गए। तो वो नहीं होना चाहिए है। इनको एक पोजीशन दे करके, मजबूत बड़ी पोजीशन दे करके और पावर दी जाए, उनको अधिकार दिया जाए कि वो अपनी पसंद से पार्टी का संगठन बना सके। जो संगठन बनाएगा, जिसकी संगठन पर पकड़ होगी, वो फिर नेता के रूप में भी सक्सेसफुल होगा। देखिए ना, फैसले की घड़ी को भी, अजीत जी, फैसले की घड़ी को भी नोट किया जाना चाहिए।
नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को पार्टी में शामिल कराने का फैसला कब किया? लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, राज्यसभा के लिए 2 रिक्तियां हुई, पहले यह फैसला हो गया जो आपने कहा ना, आरसीपी सिंह के प्रयोग से उन्होंने सीख हासिल की है, तो यह फैसला हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे एनडीए से। यह भी बात करीब करीब तय है कि दूसरी सीट भी जेडीयू बीजेपी को देने जा रही है, और बदले में बिहार विधान परिषद में जिस एक रिक्ति की चर्चा है कि सुनील सिंह की सदस्यता जाने वाली है, वह रिक्ति जेडीयू प्राप्त करेगी। तो ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, मनीष वर्मा की एंट्री तब हो रही है कि राज्यसभा की रिक्ति और चर्चा शुरू हो जाए कि मनीष वर्मा राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। हाँ, हाँ, और उनको तो भेज भी दिया जाए। हाँ, हाँ, उनको भेज भी दिया जाए। तो नीतीश कुमार ने पूरे तौर पर संगठन में भूमिका निभाने के लिए कि अभी आप संगठन में भूमिका का निर्वहन कीजिए, अपनी पहचान स्थापित कीजिए, जो भी आपने कहा ना कि चेहरे की चमक अब दिखनी चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति जेडीयू को लीड कर रहा है, इस व्यक्ति की पकड़ संगठन पर है, जब यदि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव संगठन की जिम्मेवारी दी जा रही है, और यह व्यक्ति जो है, जो कह रहा है, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की इच्छा है, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मंजूरी है। ये मैसेज बनाना होगा जेडीयू के तरफ से, अपने तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करके, जो नेटवर्क है उस नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना होगा कि अब मनीष वर्मा नेता हैं और वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और ये बात हम लोग को बहुत जल्दी पता चल जाएगी जब वो राज्यों जिलों में घूमना शुरू करेंगे, जब उनके पैम्फलेट और पोस्टर्स बनने लगेंगे, जब उनके वीडियोज और रील्स आने लगेंगी, जब सोशल मीडिया में उनका नाम चलने लगेगा। ये सारी चीजें होती हैं, एस्टेब्लिश करेंगे। हम सब लोगों ने ये प्रोसेस देखा है कि तेजस्वी यादव के लिए किस तरह से कैंपेन हुआ और उनके रील्स बने और उनके वीडियोज बने और आज वो एक नेता के तौर पर स्थापित है। तो किसी को भी नेता के तौर पर स्थापित होने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। संगठन अपना वो बना लें, और अभी तुरंत जैसे संगठन का काम वो पूरा करेंगे ज्ञानेश्वर जी, वैसे ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी बल्कि अभी चल ही रही है एक तरह से। तो उसमें कैंडिडेट आइडेंटिफाई करना और उस मामले में क्या भूमिका बनती है मनीष वर्मा की, ये भी देखने की बात होगी कि जब आप संगठन बना देते हैं और चुनाव लड़ने के समय आप जो कैंडिडेट जेडीयू की तरफ से लड़ेंगे उनका सिलेक्शन, आप उसमें क्या भूमिका रहती है आपकी, ये एक देखना होगा। और ये चुनाव तो ये सबको पता है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नाम और चेहरे पर लड़ा जाएगा, उनके कामकाज के आधार पर लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे जीतने के बाद, ये इसमें थोड़ा डाउट है। वो हो सकता है कि उनके दिमाग में ये हो कि चुनाव जीत करके और किसी नए चेहरे को एस्टैब्लिश किया जाए। ये आमतौर पर ऐसा होता है, ये पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, कोई नई बात नहीं होगी। अगर डिजास्टर नहीं होता उड़ीसा में तो नवीन पटनायक ने भी इसी की तैयारी की थी। उन्होंने अपनी जो पारंपरिक सीट होती है उसके अलावा एक दूसरी सीट से वो चुनाव लड़े थे, और ये योजना थी कि चुनाव जीतने के बाद उस सीट को वो खाली कर देंगे जो अपनी उनकी पुरानी पारंपरिक सीट है, और उस सीट से जो उनका उत्तराधिकारी है वो चुनाव लड़ेगा, जीत करके विधानसभा में आएगा, और वहां फिर उसके हाथ में सत्ता सौंपी जाएगी, बैटन सौंप के, और नवीन पटनायक रिटायर होंगे। आमतौर पर सक्सेशन का प्लान ऐसे ही बनता है। तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार का भी सक्सेशन का प्लान इसी तरह का हो, अपना उत्तराधिकारी स्थापित करने का प्लान इसी तरह का हो कि एक पार्टी में भूमिका बढ़ा दी जाए, बना दी जाए अगले 1 साल के अंदर मनीष वर्मा की, फिर चुनाव अगर जीत जाते हैं नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बने, और एक निश्चित समय के बाद वो अपना उत्तराधिकार उनको सौंप करके और स्टैब्लिश कर दें उनको, और अपने रिटायर हो। अब वो समय कब आएगा ये तो उनको तय करना है, नीतीश कुमार, और उनकी क्या सेहत रहती है और विधानसभा का क्या गणित रहता है, बीजेपी के साथ उनके संबंध कैसे रहते हैं, ये तमाम चीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन वो जो कहते हैं कि वो दिखने लगेगा, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी तो वो दिखाई देने लगेगा। देखिए अगले ही कुछ दिनों में अजीत जी, पटना की सड़कें इस बात की गवाही देगा कि मनीष वर्मा की पोजीशनिंग क्या है। अभी जो कोई भी जेडीयू के पोस्टर्स लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, उसमें नीतीश कुमार तो होते ही होते हैं, लेकिन उनके साथ कौन कौन लोग होते हैं? ललन सिंह होते हैं, अब संजय झा की मौजूदगी हो गई है, विजय चौधरी होते हैं, अशोक चौधरी होते हैं, और उमेश कुशवाहा होते हैं। पहले वशिष्ठ नारायण सिंह भी हुआ करते थे। तो और नीतीश कुमार के बाद दूसरी तस्वीर ललन सिंह की ही होती है। अब ठीक है, व्यवस्था बदलेगी, चूंकि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं, तो क्या पोजीशनिंग होती है। तो ये जो पटना की सड़कें हैं, अभी आगे कोई भी कार्यक्रम होगा और जब होर्डिंग्स लगेंगे, बैनर्स लगेंगे, तो यह बात देखने को मिल जाएगी कि मनीष वर्मा किस पोजीशन पर रखे जा रहे हैं। क्योंकि ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो एक बाबेला हुआ था, उन्होंने कहा था सिर्फ नेता की तस्वीर लगेगी, ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार की तस्वीर लगेगी।
लेकिन खैर अब ललन सिंह अध्यक्ष नहीं है, नीतीश कुमार स्वयं है और तमाम लोगों की तस्वीरें लगाई जा रही है। तो मनीष वर्मा की तस्वीर लग रही है तो किस नंबर पर लग रही है यह पटना देखेगा। बिल्कुल, जो होर्डिंग पोस्टर्स लगेंगे उसमें दिखाई दे जाएगा, जो उनका दरबार लगेगा। अगर वो पार्टी ऑफिस में बैठते हैं या अपने आवास पर बैठते हैं, वहां लोगों का आना जाना किस तरह से लगता है, तांता लगता है, जी। भीड़ जुटती है, उनके उनका दरबार सज जाता है। तो इसका मतलब कि बिल्कुल। लोगों ने मैसेज, पार्टी के लोगों ने मैसेज, जो मैसेज भेजा नीतीश कुमार ने, वो मैसेज एक्सेप्ट कर लिया, वो मैसेज उनको बिल्कुल। उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये दिखाई दे जाएगा। वो तो बहुत जल्दी, हफ्ते 10 दिन के भीतर वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब मनीष वर्मा को पॉलिटिक्स भी करनी है, वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर, तो उनको अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन दिखाना होगा। अब वो पर्दे के पीछे वाली बात नहीं है। अब पर्दे के बिल्कुल। पीछे से वो रह के जो भी करते थे, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि उन्होंने नीतीश कुमार को क्या क्या सलाह दी, कौन सी सलाह नीतीश कुमार ने मानी और कौन सी सलाह नहीं मानी। जो मानी उसमें कौन सी सलाह गलत साबित हुई और कौन सी सही साबित हुई, ये लोगों को पता नहीं चलता था। क्योंकि जी। तब आप बैकरूम बॉय हैं, आप एक सलाह देते थे और सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदेही नेता की होती थी। जब आप संगठन महासचिव बन करके बैठेंगे और पार्टी संभालेंगे, तो सारी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। बिल्कुल। इसके आगे जितने चुनाव होंगे, जो बाई इलेक्शंस आएंगे, जो संगठन के पदाधिकारी चुने जाएंगे, कहीं लोकल बॉडीज का कोई चुनाव आता है, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपके सिर आएगी। तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर आप कितना अपने आप को साबित कर पाते हैं, ये साबित करना होगा मनीष जी। वर्मा को। उनके दौरे कैसे होते हैं, लोगों से इंटरेक्शन कैसा होता है, पब्लिक कनेक्ट कैसा बनाते हैं, वो ये सब चीजें देखनी होंगी। क्योंकि अभी जो नेता है नीतीश कुमार के आसपास, उन सारे नेताओं का पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा है। और घर में बैठ करके बैकरूम राजनीति करने वाले एक ही दो लोग हैं। ललन सिंह भी जनता के बीच जाकर के नेतागिरी करते हैं, विजय चौधरी भी करते हैं, अशोक चौधरी भी करते हैं। सारे लोग पब्लिक के लीडर हैं, जनता के बीच के नेता हैं लोग। तो जनता के बीच जाकर के नेतागिरी करना, पर्दे के पीछे से बैठ करके बहुत अच्छी सलाह देना, ये हम लोगों के यहाँ, ये आप कहावत भी जानते हैं कि अखाड़े के बाहर जो पहलवान होता है उसको बहुत दाव दिखाई देता है। जी। लेकिन जब आप खुद अखाड़े में उतरते हैं, तब आपकी परीक्षा होती है कि आपके पास वो तमाम दाव है कि नहीं है। तो जब अब अगर महासचिव, संगठन महासचिव बनते हैं और अघोषित उत्तराधिकारी होते हैं नीतीश कुमार के, तो उनको साबित करना होगा, अपने राजनीतिक दांवपेच दिखाने होंगे, पार्टी के अंदर अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करें। देखिए, ये जब भी वो एक ट्रेन के डिब्बे वाली थ्योरी आप जानते हैं कि जो आदमी घुस जाता है वो दूसरे को नहीं घुसने देता है, फिर वो उसको धक्का मारता रहता है ट्रेन के गेट पर खड़े होकर के। और जो खड़े होकर के लटक के गिरा रहा है, वो भी घुसने के बाद वही करता है दूसरे लोगों के साथ। तो जो लोग पहले से कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं उस डब्बे में जिसका इंजन नीतीश कुमार चला रहे हैं, उनको तो निश्चित रूप से ये बात खलेगी कि कोई नया आदमी आ रहा है, कोई ऐसा आदमी आ रहा है जो पहले नहीं था दावेदार। भले चर्चा चल रही थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक खलबली होगी कि इसको कंट्रोल किया जाएगा। खलबली सिर्फ जेडीयू के भीतर ही नहीं होगी अजीत जी। देखिए, यदि नीतीश कुमार उत्तराधिकारी का चयन कर रहे हैं तो बीजेपी के भीतर भी चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी ने भी लवकुश के बीच से ही सम्राट चौधरी को आगे किया है। तो वहां भी चर्चा होगी कि नीतीश कुमार ने तो दांव खेल दिया। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी ने अपने पाले में लिया और अपने ही खाते से राज्यसभा पहुंचा रही है, शायद मंत्री भी बन जाए। लेकिन नीतीश कुमार का यह दांव कि भाई लब कुश, हमने लब भी खोज लिया, कुछ भी हमारे पास, भगवान सिंह कुशवाहा। तो बीजेपी के भीतर भी इस बात की चर्चा होगी कि नीतीश कुमार ने यह कौन सा दांव खेला है। बिल्कुल चर्चा होगी, और हर जगह से पर्दे के पीछे से, ऊपर से लोग जितना सद्भाव दिखाएं, जितना स्वागत करें, लेकिन सब आदमी को लगेगा कि ये जो सब आदमी अपना पाउंड ऑफ फ्लेश लेना चाहता है ना, एक केक में से सब आदमी का हिस्सा, लगता है कि एक नया आदमी आएगा तो हिस्सा तो बटेगा। तो अब नए आदमी के आने से राजनीतिक हिस्सेदारी उनकी बन जाती है, वो दावेदार हो जाते हैं सत्ता के। कितने सहज भाव से जो पुराने बड़े नेता हैं उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, मनीष वर्मा की उम्र अभी 50 साल है, 1974 का जन्म है उनका, वो सिर्फ 50 साल के हैं। अब बाकी जो 60 साल, 62 साल, 65 साल के जो लीडर हैं और बड़े दिन से नीतीश कुमार के साथ लगे रहे हैं, वो लोग किस तरह से नेतृत्व स्वीकार करते हैं। जहां परिवारवाद है वहां दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करने में न जगदानंद सिंह को दिक्कत है, न अवध बिहारी चौधरी को दिक्कत है। किसी को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के बेटे नहीं है। दिल्ली में राहुल गांधी की लीडरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक्सेप्ट करते हैं, और कमलनाथ भी करते हैं, दिग्विजय सिंह भी करते हैं। लेकिन अगर सोनिया गांधी किसी दूसरे आदमी को आगे कर देती तो इतनी सहजता से उसका लीडरशिप नहीं एक्सेप्ट होती है।
बिल्कुल। यहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो अध्यक्ष है तो। जी। अनेक लोग कहते आज हैं भी ऐसा कि हम नहीं, आज बात भी कर, नहीं, आज भी नहीं करते, कहते हैं हम राहुल गांधी से बात कर लेंगे। हम राहुल गांधी से बात कर लेंगे या हम सोनिया जी से बात कर लेंगे। तो बिल्कुल। ये जो, लेकिन राहुल गांधी को कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि हम सोनिया जी से बात करेंगे। वो एक आध लोग नहीं। ही करते थे, हम्म। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, और वो एक बार किसी बात पर बहस हो गई तो राहुल गांधी की गाड़ी में से उतर गए, कहे कि आप जाइए हम सोनिया जी से बात कर लेंगे। तो नहीं, ये, सोनिया गांधी तो कहती है आप राहुल जी से बात कर लीजिए, जैसे लालू हाँ, यादव कहते हैं तेजस्वी से बात कर तेजस्वी से लीजिए। बात, हाँ, तो जी। वो लीडरशिप एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन किसी जी। बाहरी आदमी का लीडरशिप एक्सेप्ट कराना थोड़ा कठिन होता है। वो बिल्कुल। लीडरशिप तब एक्सेप्ट होती है जब आप अपनी क्षमता दिखाएं, अपनी योग्यता प्रमाणित करें, अपनी क्षमता प्रमाणित करें, ये दिखाएं कि आपको जिस पद के लिए चुना गया है आप उसके योग्य हैं, और पार्टी को आपसे फायदा होगा, पार्टी को सत्ता वैसे ही दिला सकते हैं अनइंटरप्टेड, जैसे नीतीश कुमार दिलाते थे। देखिए जी। बहुत सारे नेता होते हैं जिनको सिर्फ सत्ता से मतलब होता है कि हम सत्ता में रहें। अगर आप दिलवा सकते हैं, आप में वो करिश्मा आप पैदा कर देते हैं, तो लोग लीडरशिप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल। वो एक चैलेंज है मनीष वर्मा के साथ कि अपनी लीडरशिप एक्सेप्ट कराने के लिए उनको अपनी जो एबिलिटीज हैं वो प्रूव करनी होगी, अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यता उनको साबित करनी होगी संगठन बनाने में, अगले चुनाव में, हर जगह से, तब जाकर के लीडरशिप एक्सेप्ट होगी। और इस रास्ते में कई बाधाएं आएंगी ज्ञानेश्वर जी, जेडीयू की तरफ से भी हम कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी बाधाएं आएंगी। चर्निंग होती है, उस तरह की चर्निंग होगी, बाधा आएगी। नहीं, और करनी एक, देखिए ना, बात स्पष्ट है ना, तेजस्वी यादव का नाम घर घर में लोग जानते हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार का नाम घर घर में जानते हैं, और यदि नीतीश कुमार का प्लान ये है कि चुनाव जीतने के बाद हम उत्तराधिकारी को गद्दी सौंप दें, बिहार की मुख्यमंत्री बना दें मनीष वर्मा को, तो मनीष वर्मा का नाम घर घर तक पहुंचा देना होगा। बिल्कुल ये बिल्कुल हैं क्या, इनकी खासियत क्या है, इनका प्रभाव क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार एक लड़ाई के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जंगल राज को खत्म कर बिहार में सुशासन स्थापित किया, और इसकी कमाई ही आज तक वे खा रहे हैं, इसकी कमाई ही खा रहे हैं। जब बिल्कुल। कोई भी बात होती है तो वो 2005 के पहले का किस्सा सुनाते हैं। हम्म? तो मनीष वर्मा के पास क्या, मनीष वर्मा की यूएसपी क्या है, यह बतानी होगी नीतीश कुमार को। हाँ, वही जो जो यूएसपी है, जैसे ये है कि वो पिछले 2 चुनावों में पार्टी की जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिल्कुल। सलाहकार के तौर पर वो काम करते रहे, उन्होंने एक भूमिका निभाई। वो यंग है, युवा है, 50 साल उनकी उम्र है, जी। आईएएस अधिकारी रहे हैं, नालंदा के हैं, कुर्मी हैं, ये जो चीजें हैं उनके, ये चीजें बतानी होंगी लोगों को। लेकिन सिर्फ इन चीजों से काम नहीं चलेगा, अपनी राजनीतिक जो क्षमता है, उपयोगिता है, जो हम कह रहे हैं, एबिलिटीज जो है उनकी, वो प्रूव करनी बिल्कुल। होगी। और वो जी। संगठन को में किस तरह से हैंडल करते हैं, वो कैसे संगठन चलाते हैं, कितनी जान फूंकते हैं, कितना हौसला बढ़ाते हैं, कितनी चुनौती पैदा करते हैं तेजस्वी यादव के लिए। एक जी। एडवांटेज है कि तेजस्वी यादव 35-36 साल के अगर हैं, तो उनके मुकाबले जो दूसरा चेहरा आ रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, वो भी 50 साल का है, कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी क्षमता पर आप सवाल, शारीरिक क्षमता पर आप सवाल उठा सकें। तो ये सब चीजें एक एडवांटेज के तौर पर हैं। पॉलिटिकल जो है, देखिए राजमहलों की दुर्भिसंधियां हम सब लोग जानते हैं, जो षड्यंत्र जी। चलते हैं राजमहलों में, वो सब आदमी जानता है, और कोई उससे संदेह से परे नहीं होता है। जब सीजर की बिल्कुल। पत्नी ने धोखा दे दिया, तो बाकी लोगों को क्या कहा जाए, जिसके लिए कहा गया कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। लेकिन जब वो भी संदेह से परे नहीं है, तो किसी की निष्ठा पर आप, कोई असंदिग्ध नहीं है किसी की निष्ठा। तो जी। पर्दे के पीछे से क्या खेल होंगे, ये देखने की बात होगी ज्ञानेश्वर जी। और एक जो तात्कालिक चीज, हम एक जो हम फॉरसाइट कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, हम्म। क्या दीपक कुमार के साथ कहीं कन्फ्रंटेशन हो सकता है सरकार के चलाने में मनीष वर्मा का की हैसियत बढ़ने के बाद? देखने ये की बहुत बात होगी। संभव है कि ये हो जाए, क्योंकि मनीष वर्मा अभी तक क्या था कि जूनियर आईएएस अधिकारी थे, दीपक कुमार जी। से बहुत जूनियर थे, तो किसी समय उनको सर ही कहेंगे वो। और बिल्कुल। दूसरे, मुख्यमंत्री के सलाहकार, कई सलाहकारों में से एक थे, जबकि हम्म। दीपक कुमार की हैसियत उससे ऊपर थी। लेकिन जी। अगर पार्टी की हायरार्की में मनीष वर्मा नंबर 3 हो जाते हैं, हम्म। तो फिर उनकी हैसियत बड़ी हो जाएगी, मुख्यमंत्री के सलाहकारों से ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल। फिर बिल्कुल। उसके बाद सरकार के संचालन में अपनी भूमिका अगर बढ़ाते हैं मनीष वर्मा, तो टकराव होगा, और उस टकराव को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी अभी अगले चुनाव के समय तक। चुनाव का चलिए, टाइम तो है, देखने की बात, तो हाँ, देखने की बात होगी। ये देखने की बात बिल्कुल, होगी। ये देखने की बात होगी, लेकिन देखिए पहले कल का इंतजार करें, क्योंकि कल पर्दे के पीछे से पर्दे के बाहर आएंगे मनीष वर्मा, और ओपनिंग कैसी होती है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो क्या बातें होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, संजय झा क्या कहते हैं, विजय चौधरी क्या कहते हैं, स्वागत कैसा होता है, तो पहले दिन किस तरीके की हलचल रहती है,
जेडीयू के कार्यालय में यह देखने की बात होगी, फिर हम चर्चा करेंगे। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए।